हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट वो डेवलप्ड इन थ्री स्ट्रीम, यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन स्ट्रीम में डिवाइड की गई है: ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में। ये होती क्या है, इसमें स्पेसिफिकली हम पहले पढ़ लेते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी होती क्या है। इसमें जब एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। यानी कि इट इज़ अ social invention perfected during the industrial revolution to organize and direct the activity of a firm। यानी कि एक ये सोशल इन्वेंशन है जो कब बनाई गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बनाई गई थी, टू ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अ फर्म, ताकि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको डायरेक्ट किया जा सके। ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी इज अ सोशल इन्वेंशन perfected during the industrial revolution to organize and direct the activity of a firm। It is defined as a system of organization in which the roles, tasks, and relationship among the people and positions are clearly defined, carefully prescribed, and controlled in accordance with formal authorities, and any deviation from rules and regulations is viewed very seriously। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि एक तरीके का सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जितने भी रोल है, टास्क है, रिलेशनशिप जो है पीपल्स और पोजीशन के बीच में, वो पहले से डिफाइन किए गए, बताए गए कि किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है। ठीक है। कौन से रूल्स वगैरह को फॉलो करना है, इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मल अथॉरिटीज़, एंड एनी डेविएशन फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस इज़ व्यूड वेरी सीरियसली। यानी कि अगर कोई भी चेंजेस आता है किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस में, तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वॉज सिस्टमेटिकली डेवलप बाय मैक्स वीवर 1864 टू 1920। यानी कि ये कब आई थी, 1864 में आई थी, 1920 तक ये चली थी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो वो थी, जिसके द्वारा डेवलप की गई थी मैक्स वीवर के द्वारा। मैक्स वीवर ने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को डेवलप किया था। इसके अंदर मेन बेसिक बात ये होती है, सबको ये पता होता है कि इसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या टास्क परफॉर्म करना है, किसका किसके साथ क्या जो है रिलेशनशिप है। ठीक है। और कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। करेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, की काम को क्या कर देना, लेबर के बीच में डिवाइड कर देना। किसी भी एक पर्सन के ऊपर वो पूरा बहुत ज़्यादा बर्डन ना डालना कि तुम्हें ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। नहीं, एक पर्सन को एक जॉब देना, और जो जो उसको आती है, जिसमें वो परफेक्ट हो। साथ ही साथ अगर वो पर्सन उस जॉब को बार बार परफॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा उसको, और अच्छे से उस जॉब के बारे में पता चलेगा कि उसको और क्या करना है, किस तरीके से इनोवेटिव बनना है। उसके बाद आता है हायरार्की। देयर इज़ अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, दैट इज ईच लोअर ऑफिसर इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अ हायर वन। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि क्लियरली जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट है ऑफिसर से, उनको क्या करना, सेपरेट करना, बता देना कि ये तुम्हारा सबॉर्डिनेट है, तुम क्या हो, सुपीरियर हो। तो जो हमारा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है, जो सुपीरियर है वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा किसको, लोअर ऑफिसर को। ठीक है। उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। अगर वो हमारा जो लोअर ऑफिसर है कोई गलत काम कर रहा है, या वो कहीं पे गलती कर रहा है, तो उसको कौन ठीक करेगा, सुपरवाइजर ठीक करेगा। In a bureaucratic organization, everyone is treated equally. Selection and promotion only occur on the basis of technical qualification। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे जो सिलेक्ट किया जाता है किसी पर्सन को, या फिर किसी की प्रमोशन की जाती है, उसको हायर लेवल पे पहुँचाया जाता है, किस बेसिस पे, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फॉर्मल सिलेक्शन। ऑल एम्प्लॉयज आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ टेक्निकल स्किल्स एंड competencies which have been acquired through training, education, and experience. One of the basic principle is that employees are paid for their services and that level of their salaries depend on their position। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है उनके टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी पेमेंट की जाती है, उनको जो सैलरी पे की जाती है, वो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है।
उसके बाद आता है रूल्स एंड रिक्वायरमेंट। फॉर्मल रूल्स एंड रिक्वायरमेंट आर रिक्वायर्ड सो दैट एम्प्लॉयज़ नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, यानी कि पहले से रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन उन एम्प्लॉयज़ को बता दिए जाते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करनी है, ताकि उनको पता चलता रहे कि उनको क्या काम करना है और क्या रूल्स वगैरह को फॉलो करना है, ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहती है। By enforcing strict rules, the organization can more easily achieve uniformity and all employees' efforts can be better coordinated। यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर पाएगी, और साथ ही साथ जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में इजी रहता है। इम्पर्सनल यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर सोनली करेक्टराइज बाय अ सिस्टम of public law and rules and requirements. Official views are free from any personal involvement, emotion, and feelings. Decisions are solely made on the basis of rational factor rather than personal factor। यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेटिक होता है उसका एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल यानी कि किसी एम्प्लॉयज़ की पर्सनल प्रॉब्लम पे कंसिडर नहीं करता, ये रैशनली जो है ऑर्गेनाइजेशन रैशनल फैक्टर पे ध्यान देता है रेदर देन पर्सनल फैक्टर। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है कि किसी की पर्सनल मेंटल स्टेट को, इमोशंस को, फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करता। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिसिक है ब्यूरोक्रेटिक का, वो है कैरियर ओरिएंटेशन। एम्प्लॉयज ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो करती है। वहाँ के एम्प्लॉयज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टाइज। This helps in the development of the right people in the right position and thereby optimal utilization of human capital। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि सही पर्सन को सही जॉब को पे असाइन करना चाहिए, ताकि जो ऑप्टिमम यूज़ है ह्यूमन रिसोर्स का वो किया जा सके। यानी कि किसी को हमने कंप्यूटर की जॉब पे रखना है लेकिन उसको कंप्यूटर चलाने आता ही नहीं है, तो क्या वो परफेक्ट पर्सन है? लेकिन किसी को कंप्यूटर की जॉब पे रखना है लेकिन उसको बहुत ही ब्रिलियंट है, अच्छे से चलाना आता है, स्पेशलाइज है उस पर्सन में, तो उसी को हम रख सकते हैं ना। तो इसमें ये कहा है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि सही पर्सन को सही जगह पे जो है वो डालना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा ह्यूमन कैपिटल का हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अ कैरियर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। इससे क्या होगा, ये उसका कैरियर भी बिल्ड होगा और साथ ही साथ और नए एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज भी गेन करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के अभी जो हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्यूरोक्रेटिक होता क्या, उसके बाद करैक्टरिस्टिक क्या होता है। करैक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, काम को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन आए। हायरार्की यानी कि एक चैन फॉलो की जाती है जहाँ पे सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर के बीच में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है। यानी कि जो भी हमारा सबऑर्डिनेट है वो काम कर रहा है, अगर कहीं ना कहीं वो गलती करे तो कहीं ना कहीं उसको सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, उसकी गलती को ठीक करवाएगा कि तुम्हें यहाँ पे ऐसे नहीं इस तरीके से करना चाहिए। फॉर्मल सिलेक्शन, किसी भी हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं उसकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, फॉर्मली करते हैं, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते। ठीक है। रूल्स एंड रिक्वायरमेंट, पहले से बता दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ताकि एम्प्लॉय को पता रहे कि उसको क्या ऑर्गेनाइजेशन में करना है, क्या काम उसका है। इम्पर्सनल यानी कि जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पर्सनल होती है, किसी भी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल माइंड पे, फीलिंग पे जो है वो कंसीडर नहीं करती, उसकी मेंटल स्टेट को कंसीडर नहीं करती, साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर को कंसीडर नहीं करती। कैरियर ओरिएंटेशन है, यानी कि सही पर्सन को सही जगह पे असाइन किया जाना चाहिए, ताकि वो क्या करे, एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे, एक्सपर्टाइज हो, उस फील्ड में एक्सपर्ट बने। और इस तरीके से क्या है, कैरियर ओरिएंटेशन है। इसके बाद हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये क्या होता है, रिजिड होता है। कहीं ना कहीं अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो हम फ्लेक्सिबल नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। रिजिडिटी का मतलब ये है कि जो कर रहे हैं उसी को फॉलो करना। अ रिजिड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन फेल टू सी इनोवेशंस एज अ नेसेसरी लाइफ गिविंग एलिमेंट टू एन इवॉल्विंग एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन। The ultimate goal of a bureaucratic sometimes seem too perfect, but if excessive dependence on the rules tend to kill initiatives and it lead to obsolescence of an organization। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक रिजिड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कहीं भी इनोवेशन नहीं कर पाती। जो नेसेसरी चेंज है ऑर्गेनाइजेशन में करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंट, वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है, उन्हीं को फॉलो करने में रह जाती है और इनोवेटिव नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है रूल्स रेगुलेशंस की वजह से, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनती जा रही है, ऑब्सोलीट बनती जा रही है। इम्पर्सनल
इम्पर्सनैलिटी यानी कि रिलेशनशिप इन ब्यूरोक्रेसी आर सेकेंडरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रेदर देन बीइंग प्राइमरी एंड पर्सनल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इम्पर्सनल होती है, किसी भी एम्प्लॉयज़ की या किसी पे भी पर्सनली कंसिडर नहीं करती, किसी की फीलिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर को कंसिडर नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करती है, किस बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करती है, पर्सनल या प्राइमरी बेसिस पे काम नहीं करती है। लैक ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लीड टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल, यानी कि जब वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, पुअर प्रोडक्टिविटी रह जाएगी। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ है जिसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो अभी इस मतलब वैसे तो वो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो क्या वो अपना ऑर्गेनाइजेशन पे, अपनी वर्क पे कंसंट्रेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉयज़ के जो है फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, उसकी मेंटल स्टेट को भी कंसिडर करना चाहिए, ताकि उस वर्क की जो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो। Cost of control. The cost of maintenance, rules, regulation, and sometimes seeming countless procedure employed to gain conformity in bureaucracy is dysfunctional. This is frustration from excessive restriction and delay imposed by bureaucratic processes. जैसे कि हमने कहा bureaucratic organization में क्या होता है कि हमें rules regulation को follow करना होता है, तो कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर हम कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है कंट्रोल करने में, कि ये देखने में कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी पैदा हो जाती है, और साथ ही साथ डिले भी होता है, क्योंकि अगर हम किसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे डायरेक्टली उसका काम करने से पहले, तो कहीं ना कहीं इसमें डिले भी होगा और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी। उसके बाद आता है डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ व्हाट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि द ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ टेंड टू concentrate पावर एट हायर पोजीशन एंड वेरी लिटल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउन द रैंक इज सीन। In absence of delegations, organizational decision are unnecessarily be delayed। तो इसमें क्या कहा गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी काम को करने के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो उस काम को कर सके, उस काम से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सके। लेकिन क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर पोजीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी अपने पास रखती है, उस कम से कम अथॉरिटी को डेलीगेट करती है, ठीक है, लोअर रैंक पे। कम से कम अथॉरिटी को क्या करती है, डेलीगेट करती है लोअर रैंक पे। तो इससे क्या होता है कि जब अथॉरिटी को अच्छे से डेलीगेट ही नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे क्या होगा, डिले होती रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉपर डिसीजन है, जो काम है वो टाइम पे नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो है गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर मेंट टू फैसिलिटेट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे लीड टू गोल अचीवमेंट और नॉट। यानी कि जो रूल्स या रेगुलेशन बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। वो सिर्फ ये है कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है या ना कर रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको भूल जाती है। स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन यानी कि ब्यूरोक्रेसी इज नॉट कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट एन अडेप्टिव वर्ल्ड कैन नेवर बी कम्प्लीटली कैटेगराइज, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, तो वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाती, रिजिड बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। सेल्फ परपेचुएशन एंड एम्पायर बिल्डिंग, यानी कि ब्यूरोक्रेसी डिस्करेज इनोवेशन। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, डिस्करेज इनोवेशन, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि रिजिड होती है, जो इनोवेशन नहीं कर पाती, नई नई इनिशिएटिव्स नहीं ले पाती। वंस इट इज़ फुल्ली एस्टेब्लिश, ब्यूरोक्रेसी इज अमंग दो सोशल स्ट्रक्चर विच आर हार्डेस्ट टू डिस्ट्रॉय, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जिसको डिस्ट्रॉय करना। अगर एक बार हमने इसको फॉलो कर दिया तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो चीफ एम होता है ब्यूरोक्रेसी का इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अंडर वन कंट्रोल। दिस इज द फैमिलियर एम्पायर बिल्डिंग, की जो है कोई एक पर्सन ही क्या करे, बाकी सारे लोगों को कंट्रोल करे। तो ये थे हमारे जो पॉइंट्स थे, ठीक है। आज हमने पढ़ा है अपना ब्यूरोक्रेटी के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने पढ़ा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है ब्यूरोक्रेसी और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी कि इसके करैक्टरिस्टिक क्या है और साथ ही साथ इसका क्रिटिसिज्म क्या है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपना जो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है,
An administrative theory of management and functional approaches to management may be said to have developed on the foundation laid by फ्योल। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है मैनेजमेंट वो किसने बनाई है? फ्योल के, जो हेनरी फ्योल्स के द्वारा बनाई गई है। ही प्रोवाइडेड अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने क्या प्रोवाइड किया? कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया ताकि जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का उसको एनालाइज किया जा सके। एट द सेम टाइम ही आइसोलेटेड एंड एनालाइज मैनेजमेंट एज अ सेपरेट डिफरेंट एंटिटी। हेनरी फ्योल ने कहा कि जो मैनेजमेंट है वो एक सेपरेट और डिफरेंट एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज गेन्ड इमेंसली फ्रॉम फ्योल्स एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल स्किल्स ऑफ यूनिवर्सल रेलेवेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट डेवलप बाय हिम। जो फ्योल्स है उन्होंने क्या किया? जनरल मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल जो थे, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट डेवलप किए हैं। 14 प्रिंसिपल दिए हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। ऑल्सो सम क्रिटिक्स called it inconsistent, vague. Still, this theory exports considerably influence on the practice as well. टीचिंग ऑफ मैनेजमेंट द वर्ल्ड वाइड। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, इनकन्सिस्टेंस है, वेग है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स ये कंसिडर करते हैं कि अभी भी इनका यूज़ किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इनका क्या किया जा रहा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमने ये पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो होती है वो किसने दी है? हेनरी फ्योल ने दी है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक सेपरेट और डिफरेंट एंटिटी है। कुछ लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि जो प्रिंसिपल बताए गए हैं मैनेजमेंट के वो इनकन्सिस्टेंट है, वेग है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि स्टिल ये इनकन्सिस्टेंस वेग है, लेकिन अभी भी इनका वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। ये बताते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। द अप्रोचेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय F.W. Taylor to determine scientifically the best method for performing any task and for selecting, training and motivating the workers। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है किसके द्वारा बनाया गया था? F.W. टेलर के द्वारा बनाया गया था, ताकि क्या किया जाए? साइंटिफिकली एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट किया जाए टू परफॉर्म, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वर्कर्स को। F.W. टेलर के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया, एक साइंटिफिक मेथड चूज किया गया किसके थ्रू हम किसी भी टास्क को इजीली परफॉर्म कर सके, सिलेक्ट कर सके, ट्रेन कर सके और मोटिवेट कर सके वर्कर्स को। इस थ्योरी किस पे ध्यान देती है? द थ्योरी एम्फसाइज ऑन द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ पर्सनल इंसेंटिव एंड फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इट्स स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी बट इग्नोर द ह्यूमन रिलेशनशिप। इसका मेन मोटिव है कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, लेकिन ये ह्यूमन रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं करता। इसका मेन मोटिव है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर plan the differential rate system so that the worker can earn more and more according to their performance। टेलर ने एक डिफरेंशियल रेट सिस्टम निकाला जिसके थ्रू जो वर्कर है वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। A new approach rested on the following principle: develop and use of scientific method in setting work standard, determining a fair day's work and a best way of doing the work। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट एक नया मेथड, एक प्रिंसिपल निकाला। इसमें कहा गया डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सेलेक्टिंग वर्क स्टैंडर्ड, किसी भी वर्क स्टैंडर्ड को सेट करना कि किस तरीके से काम करना है। फेयर डे वर्क की जो भी काम हो रहा है हर दिन का कितना जो वेज रेट है हमें एम्प्लॉयज़ को देना है और क्या सही तरीका है काम को करने का। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर बेस्ट ड्यूटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क एंड प्रोविजन ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है, क्या करना? सेलेक्ट करना, प्लेस करना वर्कर को सही टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या करना? वर्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देना, ताकि पता होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी दे देनी चाहिए उस काम को करने के लिए। उसके बाद आता है मोशन स्टडी इन्वॉल्विंग क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब with a view to eliminate the wasteful motions and decide on the best way of doing the job। तो इसमें क्या कहा गया कि क्लियर वे में क्या करना है? ऑब्जर्व करना है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, काम को क्या करना है? डिवाइड करना है, ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो, कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना हो। इन इंसेंटिव वेज प्लान विद डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ
वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कमैन। तो जो हमारी साइंटिफिक थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? F.W. टेलर के द्वारा दी गई थी, जिनका मेन कहना ये था कि किस तरीके से कौन सा हम बेस्ट तरीका चूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने का, उनको ट्रेन करने का, और किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को। इफ़िशिएंट वर्कर यानी कि डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम देना है, जो ज़्यादा इफ़िशिएंट है उसको ज़्यादा वेजेस देने हैं और जो कम इफ़िशिएंट है उसको कम वेजेस देने हैं। किस तरीके से? यानी कि हमने यूनिट के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, यानी कि जो एक दिन के अंदर 11 यूनिट बनाते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा देना, और जो 10 से कम यूनिट बनाता है उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा देना है। जो जितना ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी करेगा उसको उतनी ज़्यादा क्या मिलेंगी, वेजेस मिलेंगी, ताकि जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको भी एफिशिएंट करना, उनकी भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एनहेंस प्रोडक्शन। अब ऐसा करने से प्रोडक्शन बढ़ेगी कहीं ना कहीं। एबिलिटी टू कंट्रोल, हमें हर एक एक्टिविटी पे कंट्रोल रख पाएंगे। डिक्रीज इन एक्यूरेसी, डिक्रीज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि जब किसी एक के पर्सन के हाथ में क्या है, अथॉरिटी है, वो भी डिक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस, यानी कि जब एक पर्सन एफिशिएंट बनेगा, जब वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो कॉस्ट है प्रोडक्शन करने की वो कम होगी। पे सिस्टम यही हो गया कि जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसको ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं और जो कम एफिशिएंट है उसको हम कम पेमेंट कर रहे हैं। तो एक तरीके का पे सिस्टम हो गया, जिससे कि हमारे जो वेजेस है वो भी क्या हो रहे हैं, सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। यानी कि जितना हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, जितनी हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, उतनी ही हम पेमेंट कर रहे हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग और बेनिफिट टू कस्टमर, एफिशिएंसी इंक्रीज, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, बेनिफिशियल टू द नेशन। अब नेशन के लिए बेनिफिट किस तरीके से? कहीं ना कहीं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी कम होएगी, और साथ ही साथ हमारे जो वर्कर है वो भी एफिशिएंट बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है वो गवर्नमेंट के पास जाती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स होगा, इसमें हमारी नेशन का भी बेनिफिट है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, इसके लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट टेक कंट्रोल, मैनेजमेंट के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। प्लानिंग रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कहीं ना कहीं अगर हम प्लानिंग करते हो तो इससे प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो रही है। डीमोटिवेटिंग अप्रोच, ओवर ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, ओवरली ब्यूरोक्रेटिक, ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। और आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये पढ़ा ना कि क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और साथ ही साथ इस पूरी वीडियो का लिंक जो है वो PDF डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, PDF है, वहाँ से आप जाके नोट्स कर लेना अगर आप नोट करना चाहो तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।